हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं HBSC क्लास 12th अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ, जो कि मार्च 2024 का है, मतलब पिछले साल का है। बट उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता, बट हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस पेपर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगले एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसी को हम सैम्पल पेपर भी कहते हैं, है ना। नॉर्मल भाषा में इसे सैम्पल पेपर भी कहते हैं। और HBSC जो है प्रैक्टिस पेपर ही लॉन्च करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2020 अ पार्टनर एडवांस अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। देखिए, अगर किसी बच्चे को ना इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लेना। हालांकि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगा। सिंपल सी बात है कि 1 जनवरी 2020 में एक पार्टनर ने एक लोन दिया है, किसको? टू दी फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो मतलब पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का। कल की जो मैंने क्लास बताई थी आपको थ्योरी वाली, उसमें मैंने एक लोन का कंसेप्ट करवाया था और मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति लोन देता है, कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो क्या करना होता है। अगर आपने थ्योरी ना देखी हो तो थ्योरी पहले देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फर्म को उसने लोन दिया है इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? विदाउट, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना। द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2020 विल बी। अब देखो, यहाँ पर बच्चों को याद तो रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है, 6% पर एनम का लगता है। जैसे कि नॉर्मली बच्चों को याद भी रहता है, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है, 6% पर एनम का लगता है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 1 जनवरी 2020 को लोन दिया है, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक बताओ कितने दिन हो जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2020 उसी साल और 31 मार्च 2020, तो कितने महीने हो गए आपके? 3 मंथ्स तो हो गए, ठीक है ना। 3 महीने का ब्याज लगेगा। बच्चा यहाँ पर गलत करके आ जाएगा, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। सही से पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा। और देखो, 6% का ब्याज लगाना है, 1 लाख पे लगाना है, बट कितने महीने का? 3 महीने का। कैसे निकालेंगे? 1 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 6/100 और मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का ब्याज लगेगा, तो कैसे करना होता है? 3/12। बात समझ आ रही है? अगर आप 4 महीने का निकालना चाहते हो तो 4/12, 6 महीने का निकालना चाहते हो तो 6/12, 3 महीने का निकाल रहे हैं तो 3/12, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। और ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया? 500 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? 1500। तो यानी कि आपका जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 1500 रुपये का ब्याज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ईजी है, बट क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पर गलती ज़रूर करेगा, वो सिर्फ इतना निकाल के दिखा देगा, 1 लाख का 6%, बट हमें निकालना कितना है? 3 महीने का। ध्यान रखना, डेट का भी ध्यान रखना, डेट का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। 5:4:3 का इनका रेशियो चल रहा है। क्यू रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। तो PQR मतलब क्यू रिटायर हो रहा है, ठीक है। एंड P एंड R डिसाइड टू शेयर फ्यूचर ऑफ इट इक्वल गेनिंग का मतलब क्या है? न्यू रेशियो उन्होंने आपस में कितना रखा है? P और Q ने 1:1 का 1:1 का उन्होंने शेयर रखा है, ठीक है। और तो बोल रहा है कि द गेनिंग रेशियो विल बी, गेनिंग रेशियो क्या होगा? फ्यूचर रेशियो उसका कितना है? 1:1। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि गेनिंग रेशियो क्या होगा उसका? गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो विल बी, तो गेनिंग रेशियो उसका क्या होगा? देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास आ गया, तो ओल्ड और न्यू अगर आपके पास आ भी जाए
तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। तो देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ओल्ड रेशियो कितना है इसमें, ओल्ड रेशियो है PQR का 5:4:3 और न्यू रेशियो क्या रखा है उन्होंने, P और R का 1:1। ठीक है, इधर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ मैंने ये लिख दिया कि P और Q का लिख दिया था यहाँ पर मैंने, है ना, जबकि P और R का न्यू रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि Q तो रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो अगर किसी को ना गेनिंग रेशियो का याद भी ना हो ना, तो सेक्रीफाइस का तो याद होगा कि ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू कर देना। अगर नेगेटिव में आंसर आ जाता है तो वो गेनिंग हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो अब निकालते हैं पहले P का, पहले का ओल्ड न्यू रेशियो कितना है इसका 1/2 माइनस, और ओल्ड रेशियो कितना है 5 टोटल, तो 5 टोटल कितना हो जाएगा 12, 5/12। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 12। अगर आपको ये ना समझ में आया तो आप डायरेक्टली एलसीएम कितना लिख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 24। ठीक है, अगर एलसीएम ना निकलना आए तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देना 24, और फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना 1 से 12, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना 10। तो कितना आ गया आपके पास 2/24। ये तो आ गया किसका, P का गेनिंग रेशियो। ऐसे ही R का गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो R का न्यू रेशियो कितना है 1/2, ओल्ड रेशियो कितना है 3/12। इसमें भी क्या करना, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 24 आ जाएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा 6/12। ठीक है, 24 सॉरी। अब क्या है कि इनका जो गेनिंग रेशियो है ना, देखो हमेशा ध्यान क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है जो नीचे वाली संख्या होती है ना, डिनोमिनेटर होता है, वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो जो हो रहा है वो हो रहा है 2/24 रेशियो 6/24। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ना आपस में ना, मतलब 24 को हटा देंगे, तो बचेगा क्या 2:6, और ये आपस में 2 से कट सकते हैं, 2 से 1 बार में और 2 से 3 बार में, तो रेशियो कितना आ गया 1:3। तो यहाँ पर जो आपका गेनिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया 1:3 का आ गया। ठीक है, गेनिंग रेशियो कितने का आ गया 1:3 का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया आपका कौन सा हो जाएगा 1:3, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 1:3, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे कैसे दे रखा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन के वक्त सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स। जब किसी व्यक्ति का एडमिशन होता है ना, तो एडमिशन के वक्त हमारे पास पहले से कोई ना कोई प्रॉफिट और लॉस तो हो गई होगा। जैसे कि A और B बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस चलाते समय C एडमिट हो रहा है, तो एक बात बताओ, जो A और B बिजनेस चला रहे होंगे तो उनके पास उनका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, वो बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो हो गई होगा। तो बिजनेस के पास प्रॉफिट और लॉस है A के एडमिशन से पहले। ठीक है, इट विल बी ट्रांसफर टू, वो किस में ट्रांसफ़र होगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति को उस बिजनेस में एंटर करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर, वो प्रॉफिट किसका है, वो A और B का है, C में तो उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि अगर बिजनेस एडमिशन से पहले अगर कोई प्रॉफिट है बिजनेस का, तो वो किस में ट्रांसफ़र होगा, तो सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऑप्शन देखें क्या है, P&L अकाउंट नहीं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही हो सकता है, ओल्ड पार्टनर सही होगा, ऑल नहीं होगा, क्योंकि ऑल का मतलब क्या है, नया वाला भी आ गया। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन में नहीं,
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, पुराने ही रेशियो में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और आपको एक चीज़ सीधी सीधी बता दूँ, अगर एडमिशन और रिटायरमेंट से पहले जो भी चीज़ प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में होता है, वो सारा का सारा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है और ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है। ये आप दिमाग में बैठा लो कि बैलेंस शीट में जो चीज़ें हैं वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगी, नए पार्टनर्स में नहीं बटेगी और नए रेशियो में नहीं बटेगी, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा। चाहे कुछ भी पूछ ले, जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो आप अगर बैलेंस शीट में लिखा होगा तो आप बस इतना समझो कि वो ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। अब देखो कौन सा कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ध्यान है आपको। अगर आपने मेरी थ्योरी देखी होगी पिछली क्लास में, जो मैंने थ्योरी करवाई थी, तो उसमें मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था। कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक करेंट अकाउंट बनाया जाता है। जो करेंट अकाउंट होता है ना, वो प्लस माइनस दोनों में से किसी का भी आ सकता है, बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट होता है, उस कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल ही रहेगी हमेशा, वो कैपिटल को नेगेटिव नहीं कर सकते। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिक्स कैपिटल। क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखो अगर आपने थ्योरी ना पढ़ी हो ना, तो थ्योरी को जरूर पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखना आप, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका थ्योरी का है। थ्योरी के क्वेश्चन हम अभी नहीं करा रहे, थ्योरी के लिए हमने अलग वीडियो बना दी है, ठीक है ना। अगला भी थ्योरी का है, असर्शन रीजन देखिए। जो थ्योरी का है उसके लिए हमने अलग वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, असर्शन ए। असर्शन और रीज़न के क्वेश्चनों को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले ये देखिए जो स्टेटमेंट लिखी गई है ना, वो सही है या गलत है, ठीक है। सही गलत को पहले देखिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो जब एडमिशन होता है तो फर्म का समापन थोड़ी होता है, एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप का समापन होता है। देखो ए और बी तो पार्टनर थे पहले से ही, वो सी को लेके आ रहे हैं, तो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अब एग्रीमेंट जो बनेगा वो ए बी सी के बीच में बनेगा। तो इसका मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो रही। बात समझ आ रही कि नहीं। तो पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होती। एडमिशन के होने से, रिटायरमेंट के होने से फर्म खत्म नहीं होती, कौन मतलब पार्टनरशिप खत्म होती है, ठीक है ना, ओनली पार्टनरशिप। तो बोल रहा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बिल्कुल सही बात है, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप। ओल्ड पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ट्रू है। सबसे पहले तो यही पता करें कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फिर रीजन क्या कह रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना, मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना। तो भाई एडमिशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप को दोबारा से बनाना। बिल्कुल सही बात है, दोबारा से बनाई जाएगी पार्टनरशिप, क्योंकि पहले 2 व्यक्तियों के बीच में होगी और फिर 3 व्यक्तियों के बीच में हो जाएगी। सो दैट द ओल्ड पार्टनरशिप सीजेस टू एग्जिस्ट एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ओल्ड पार्टनरशिप सीज हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, और न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, और नई पार्टनरशिप अपने टाइम, मतलब नई पार्टनरशिप आ जाती है और नई पार्टनरशिप के अनुसार हम काम करते हैं। बट द फर्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बट फर्म जो है हमेशा चलती रहती है। तो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है कि भाई एडमिशन के होने से पार्टनरशिप चेंज होती है और पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप चालू हो जाती है और फर्म हमेशा चलती रहती है। तो ये भी बात ट्रू कह रहा है। अब ये एक बात बताइए, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें ट्रू कह रही हैं, क्या दोनों आपस में लिंक हैं? बिल्कुल लिंक हैं, क्योंकि यहाँ भी एडमिशन के बारे में बता रहा है देखो,
और यहाँ पे एडमिशन के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों एडमिशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा पहला वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हैं। एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, और जो रीज़न है आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन को समझें और देखें कि ट्रू है फॉल्स है, और फिर ये देखें कि दोनों में एक ही बात कही है कि नहीं कही है, कही है, ठीक है। तो उसके कारण ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, 8th कह रहा है असर्शन ए, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल आर ऑलवेज डिफरेंट। तो देखो ये जो बात कही है इसने, इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझो आप कि इशूड कैपिटल होती क्या है और सब्सक्राइब कैपिटल होती क्या है, तब आप खुद ही बता दोगे कि ये जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखो इशूड कैपिटल का मतलब है पब्लिक जो इनवाइट करती है, सॉरी पब्लिक नहीं, कंपनी जो है पब्लिक से इनवाइट करती है कि मैं इतने शेयर इशू कर रही हूँ, जैसे कि 5 लाख शेयर इशू किए जा रहे हैं, कंपनी के द्वारा इनविटेशन दिया जा रहा है 5 लाख शेयर्स का, कंपनी 5 लाख शेयर इनवाइट कर रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर सब्सक्राइब जो किए जाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 90% सब्सक्राइब किए जाते हैं ना, 90% सब्सक्राइब करने के बाद वो कंपनी के शेयर्स मतलब लॉन्च हो जाते हैं। तो 90% सब्सक्राइब यानी कि सब्सक्राइब जो है इस 5 लाख में से कम हो सकते हैं और ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। जब ज़्यादा होते हैं तो ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कैसे भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं और 5 लाख से कम भी हो सकते हैं, मतलब लोअर भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकता है ना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने 5 लाख इशू करे और कितने लोग हमारे शेयर्स खरीदते हैं वो हमें थोड़ी पता है, कम भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, बराबर भी खरीद सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल आर ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट नहीं भाई, इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, हमेशा ये थोड़ी है कि अलग ही होंगे, अलग नहीं हो सकते, बराबर भी हो सकते हैं, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो ये वाला तो इसने कह दिया फॉल्स, ये तो हो गया भाई फॉल्स, ये है गलत। अगला, सब्सक्राइब कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, बिल्कुल इसी का तो पार्ट होता है ये। इस 5 लाख शेयरों में से ही तो कोई ना कोई शेयर परचेज़ करेगा। इस 5 लाख शेयर को जब हमने इशू करा तो पब्लिक इसी में से तो परचेज़ करेगी, तो इसी का तो पार्ट है, बिल्कुल सही कह रहा है। हैंस इट ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम इशूड कैपिटल, वो इशूड कैपिटल से डिफरेंट होती है। भाई ये तो बात गलत है, ये बात तो सही है कि वो उसका पार्ट होता है, बट ये दूसरी बात उसकी गलत है। तो गलत है तो हम गलत ही कहेंगे, उसे सही नहीं कह सकते, ठीक है ना। एक सही है दूसरी गलत है तो पूरी स्टेटमेंट गलत है। एक सही है और मतलब एक सही है और दूसरी गलत है तो पूरी स्टेटमेंट ही तो गलत होगी। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत ही कहेंगे आप, ठीक है ना। तो दोनों ही गलत हैं, तो दोनों गलत हैं तो इसको तो छोड़ो, बस ये देख लो ऑप्शन क्या है। देखो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थियोटिकल क्वेश्चन था, असर्शन रीजन में थियोटिकल ही आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट एज पर द सेबी गाइडेंस। देखो आगे ना अभी बताया था 90% है ना, 90% आ गया इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90%। देखो अभी क्वेश्चन बोला था कि सब्सक्राइब कैपिटल कितने होने चाहिए? 90% होने चाहिए, तो ये आंसर आ गया। अगला कह रहा है 0 कूपन बॉन्ड्स आर इशू एट नो डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट। नो कौन से रेट? प्रीफिक्स, नो प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके पहले मतलब जो 0 कूपन बॉन्ड होते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट पहले से ही फिक्स नहीं होता, तो पहले से फिक्स ना होने का मतलब है प्रीफिक्स, है ना। नो प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले से कोई फिक्स नहीं होता। बात समझ रही है?
अब देखो BRA डिबेंचर के बारे में हमने पिछली थ्योरी में करवाया था, जो कल थ्योरी करवाई थी, है ना। तो जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है ना वो हमने उसमें कवर कर लिए थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को पहले समझना है सही से, आराम से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड 20,000 एंड 10,000। इन्वेस्टेड का मतलब है कैपिटल है ये इनकी, है ना। ये क्या है, इनकी कैपिटल है, ठीक, कैपिटल है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कलर, ये कैपिटल हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना लग रहा है, 6% पर एनम का, ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा है, 6% पर एनम का लग रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको मिल गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज ₹1500। 1500 का प्रॉफिट आया है। शो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डीड इज साइलेंट ऑन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। देखो दो चीज़ें कह रखी हैं इसमें, पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो दो प्रकार से आता है। पहला आता है ये अलाउ वाला, ये वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा, इसका मतलब होता है कुछ। और ये जो चार्ज वर्ड है ये भी ऐसे नहीं लिखा, इसका भी मतलब होता है। बट क्वेश्चन में अभी हमें किसके हिसाब से करना है, अलाउ के हिसाब से, क्योंकि साइलेंट ऑन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज बोला है, मतलब चार्ज पर वो साइलेंट है। साइलेंट वाला नहीं करना होता, जिस पर क्वेश्चन बोल रहा है उसको करना होता है। तो अलाउ के हिसाब से करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा अलाउ के हिसाब से, और फिर चार्ज में क्या करना पड़ता है वो भी मैं लास्ट में इसमें बता दूंगा। पहले समझते हैं अलाउ के हिसाब से क्या करना होता है, ठीक है। देखो अलाउ के हिसाब से क्या करना होता है अब समझते हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने रुपए का, 1500 रुपये का, ठीक है। ये तो मैं अभी ऐसी रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से बना के आना पेपर में, पर्टिकुलर डेट अमाउंट पर डेट नहीं आती, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख के आना, है ना। अब हमें पहले से इंटरेस्ट निकालना है। देखो वर्किंग नोट के आपके इसमें 1 नंबर में लेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पहले वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एक्स। तो उसकी जो इंटरेस्ट थी, उसकी जो कैपिटल थी वो थी 20,000 रुपये, ठीक है। पहले वाले की कितनी थी, 20,000 रुपये, ठीक है ना। 20,000 और 10,000, 6% का ब्याज लग रहा है। तो 6% का ब्याज लग रहा है, तो ब्याज लगाइए, कितना आएगा, 1,200 रुपये का, ठीक है। दूसरा वाई का 10,000 का 6% के हिसाब से कितना आएगा, 600 रुपये। अब देखो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रहा है 1,800 रुपये। बट आपके पास कितना पैसा है, आपके पास पैसा है सिर्फ 1,500 रुपये। क्या आप 1,500 रुपये का प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 की दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो इसी चीज़ को उसने करने के लिए बोला था अलाउ से, और इसी चीज़ को करने के लिए बोलता है चार्जेस से भी, दोनों से बोलता है। अलाउ से क्या करना होता है, अब देखो अलाउ से करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, किसका, 1,200 का और 600 का रेशियो निकालेंगे। तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2:1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2:1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो 1,500 रुपये है ना,
जो आपका प्रॉफिट था 1500 रुपये, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स में, एक्स और वाई में, किस रेशियो में, 2:1 में। मतलब अगर क्वेश्चन में हमारे पास जो ब्याज है वो ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, तो जो प्रॉफिट है वो किसके हिसाब से बटेगा, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा ना, उसके रेशियो के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x को 1500 रुपये का 2/3 मिलेगा और y को 1500 रुपये का 1/3 मिलेगा। कट जाएगा 500 बार में, तो ये आ जाएगा 1000, और ये कट जाएगा 500, तो ये आ जाएगा 500। देखो वैसे तो a को मिलना था कितना 1200, बट अब उसे हमने दिया कितना 1000। b को मिलना था 600, हमने उसे कितना दिया 500, क्योंकि भाई पैसा ही कम है ना हमारे पास, तो पैसा कम है तो जितना जैसे जैसे रेशियो था उस रेशियो में हमने उनको बांट दिया। ठीक है, ये कुछ उस हिसाब से हो गया। जैसे कि मान के चलो आपको मिलने थे दो समोसे, 2 व्यक्ति थे, 2 समोसे मिलने थे, 4 समोसे आने थे, बट आए 2 ही समोसे, तो क्या करेंगे, एक एक ही तो खाएंगे। तो सिंपल बात है, जैसा पहले बटना था आधा आधा, ऐसे ही अब रेशियो में बट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, 1000 रुपये और 500 रुपये, तो टोटल आ गया 1500 रुपये। तो यहाँ पर भी 1500 रुपये और यहाँ पर भी 1500 रुपये का टोटल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाला आंसर। बट अगर चार्ज बोलता ना, पता क्या करते फिर, चार्ज में जैसे 1200 रुपये आ रहा था ना हमारा, 1200 और 600, तो चार्ज लिखा होता तो यहाँ पर 1200 और 600 ही लिखते, और फिर यहाँ हो जाता 1800, 1800 खर्चा हो जाता और इनकम थी 1500, तो 300 रुपये का क्या आ जाता, लॉस। और फिर लॉस को भी किस में बांटते, पार्टनर्स में बांट देते। तो चार्ज की कंडीशन में वैसे करना होता है। ठीक है ना, और ये था अलाउ की कंडीशन, ध्यान रखना, ये था अलाउ की कंडीशन। चार्ज की कंडीशन में अगर लॉस आ रहा है तो लॉस में बियर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर रुपीज़ 2011 का इतना, 2012 का इतना, 13 का, 14 का, 15 का। ये प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। ठीक है भाई, एंड द वेटेड वेट टू बी यूज्ड आर 2011 का 1, 2012 का 2, 2013 का 3, 2014 का 4, 2015 का 5। ये वेट दे दिया आपको। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ईयर्स, यहाँ लिखोगे प्रॉफिट। ईयर्स हैं हमारे पास 2011, प्रॉफिट है 43,000। 2012 प्रॉफिट है 50,000। 2013 प्रॉफिट है 52,000। 2014 प्रॉफिट है 65,000। 2015 और प्रॉफिट है 85,000। ये आपका प्रॉफिट आ रखा है। वेट दे रखा था आपको, ठीक है, कितना कितना 1 2 3 4 5। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर कभी वेट ना भी दे रखा हो तो वेट को 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिख देना। कभी कभार क्वेश्चन ना ऐसा आ जाता है कि आपको वेट नहीं दे रखा होता, तो बच्चा सोचता है कि वेट कहाँ से ले। तो भाई वेट का मतलब 1 2 3 4 वेटेज ही होता है कि ये पूरा कितने साल तक का प्रॉफिट, मतलब कितने साल का वेट रख रहा है, टोटल में से 5 में से 1 का हिस्सा रख रहा है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ऐसे मानते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, प्रॉफिट को और वेट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 43,000 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,56,000 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 13 दूनी 26 2,60,000 आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई एक बार, गलती ना हो। तो ये हो जाएगा 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4,25,000। ठीक है। अब इसका क्या करना होता है, टोटल करना होता है। ये बिल्कुल मीन की तरह होता है, जैसे मीन में करते हैं ना फ्रीक्वेंसी, और ये आपका जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है XI दे रखा होता है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है XI FI करते हैं, फिर इसका टोटल करते हैं, टोटल करना होता है। ये वैसे ही निकालना होता है, बिल्कुल सेम। याद रखना है इस चीज़ को, मीन की तरह निकालना होता है। इसका टोटल कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 9,84,000। ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का, यानी कि सॉरी यहाँ तो W है ये वेट, तो 1 2 3 4 5 तो 15 आएगा। ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें निकालना होता है जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला ये होता है कि सिग्मा PIWI, मतलब इसका टोटल डिवाइड बाय सिग्मा W। तो ये आ जाएगा आपके पास 9,84,000 डिवाइड बाय 15। डिवाइड कर देते हैं 9,84,000 को 15 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 65,600। जो 65,600 है ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें निकालना होता है आपका गुडविल। तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो स्टार्टिंग में हमने बताया था 2 साल था, तो 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाएगा 1,31,200। तो ये आपकी आ गई गुडविल। बात समझ आ रही है? इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर कर मैं पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तो ये ओल्ड रेशियो हो गए भाई, लिखते जाएं साथ साथ ताकि आपको ज़्यादा दोबारा रिपीट करने की क्वेश्चन को ज़रूरत ना पड़े। तो ओल्ड रेशियो ABC का दे दिया हमें 4:3:2। ठीक है। D इज़ एडमिटेड टू 2/9 शेयर, तो D एडमिट हो रहा है 2/9 शेयर के लिए। एंड ब्रिंग ₹3 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख एज गुडविल। तो डीज कैपिटल कितनी है हमारे पास 3 लाख रुपीज़, और गुडविल कितनी है डी की 1 लाख रुपीज़। ठीक है। आगे कह रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD का ये। तो न्यू रेशियो दे दिया आपको ABCD का कितना 3, 2, 2 और 2। जनरलाइज द अबव अरेंजमेंट इन द बुक्स। आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री में क्या करना होता है, सिर्फ गुडविल को बांटना होता है। यहाँ पर जो भी पार्टनर आया है वो गुडविल जो लेके आया ना उसकी जनरल एंट्री करनी होती है बांटने की, और डी की कैपिटल की ही गुडविल करनी एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि 2 एंट्री करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना। पहली एंट्री करनी पड़ेगी कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा किसकी वजह से, 2 D's कैपिटल की वजह से, कैपिटल का पैसा आया है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो पैसा कितना लाया है, ये कैपिटल के लाया है 3 लाख रुपए, और गुडविल के लाया है 1 लाख रुपए, तो टोटल लाया है 4 लाख रुपए। तो जिसमें से 3 लाख यानी कि कैपिटल का तो फर्म के पास ही रहेगा, और 1 लाख का जो पैसा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कौन से पार्टनर में कितना होगा, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो का। सैक्रिफाइस रेशियो जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं कितने लोगों का, ए बी सी का, क्योंकि डी तो नया आया है व्यक्ति, ठीक है। देखो ए का निकालते हैं पहले। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो है 4 बाय टोटल, टोटल कितना है 4 3 7 2 9, तो 4 बाय 9 माइनस न्यू रेशियो, न्यू क्या है 3 बाय टोटल, टोटल कितना है ये भी 9 है, ठीक है, तो 3 बाय 9। अब एलसीएम कितना आएगा इसका, देखो एलसीएम तो सेम ही आएगा, जब सेम होता है तो सेम रख देते हैं, ठीक है ना, फिर ऊपर से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, जब सेम रहता है तो सेम लिख दिया और ऊपर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एज इट इज़ रख देंगे। तो ये आ गया 1 बाय 9, तो 1 बाय 9 का रेशियो इसका क्या है, सेक्रीफाइस हो रहा है। ऐसे बी का निकालेंगे, बी का ओल्ड क्या था 3 बाय 9, ठीक है, और न्यू क्या है 2 बाय 9। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 9, सेम रहेगा ऊपर 3 माइनस 2 यानी कि 1 बाय 9, ठीक है। ऐसे सी का भी निकाल लेते हैं। तो सी का पुराना रेशियो क्या था आपके पास, पुराना था 2 बाय 9, न्यू क्या है इसका भी 2 बाय 9, तो इसका तो 0 हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, देखो बराबर बराबर है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा ए और बी का 1:1, ठीक है। 1 बाय 9 1 बाय 9 मत करना, बराबर हिस्सा है ना दोनों का, तो दोनों का हिस्सा बराबर हो गया 1:1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1 लाख रुपए की गुडविल है ना, दोनों में बराबर बटेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ था, अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितनी 50 हज़ार रुपये, ये टोटल है 1 लाख रुपये और 50,000 और 50,000 रुपये, बस मेरी। तो ये होगी आपकी एंट्री कंप्लीट, ठीक है। क्या क्या करनी थी एंट्री समझ चुके होंगे आप, इसको आप नोट कर सकते हो। मैं टोटल दिखा देता हूँ आपको, इस तरफ का भी नोट कर लेना और इस तरफ का भी नोट कर लेना आप पूरा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए अगला देखते हैं। 4 फीचर का क्वेश्चन आ गया भाई। अब ये 4 फीचर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ लिमिटेड ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, फॉरफिट कितने कर रहे हैं 100 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100 रुपये का ईच, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 50% टू बी पेड एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। और 100 रुपये का शेयर है, 50% का उसका प्रीमियम है, और प्रीमियम दिया जा रहा है किस पर, अलॉटमेंट पर। सिंपल। ऑन विच फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर वाज नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। तो देखो जितनी रिसीव होती जा रही है ना उनको अलग लिखना, और जितना नॉट रिसीव वाला है उनको अलग लिखना। तो नॉट रिसीव वाले कितने हो गए, देखो 30 रुपये, फर्स्ट कॉल के 30 रुपये। फाइनल कॉल ऑफ ₹20 इज़ येट टू बी मेड। येट टू बी मेड का मतलब पता है क्या होता है, येट टू बी मेड का मतलब होता है कि अभी तक की ही नहीं गई। तो की नहीं गई तो इसका मतलब क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कॉल्ड अप मांगी कितनी गई है, मांगी कितनी गई है, देखो 20 रुपये नहीं मांगे गए, टोटल कितने थे 100,
100 थे जिसमें से 20 मांगे नहीं गए, तो मांगे कितने गए हैं अभी तक? 80 रुपये मांगे गए। ये कॉल्ड अप क्यों निकाला? कॉल्ड अप ही तो ज़रूरी होता है। जो आप शेयर फोरफीचर की एंट्री करते हो तो उसमें कॉल्ड अप की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो कॉल्ड अप कितना है आपके पास? कॉल्ड अप है 80 रुपये, ध्यान रखना। नॉट रिसीव कितना है? 30 रुपये, मतलब 80 रुपये मांगे गए जिसमें से 30 रुपये उसने नहीं दिए। तो दिए कितने होंगे? सिंपल सी बात है, 50 रुपये दे दिए होंगे भाई। 80 में से 30 नहीं दिए तो 50 दे दिए, सिंपल। अब आगे कह रहा है कि दी शेयर वर रीइश्यू एट 70 रुपये पर शेयर और 80 रुपये का पेड अप। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, 70 और 80। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए ध्यान रखना, जिसके साथ पर शेयर लगा हो उतने में तो उसने सेल करा है, और जिस पे पेड अप कॉल्ड अप लिखा हो उतनी उसकी वैल्यू है। मतलब ये है कि जैसे मान चलो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, 80 रुपये की वैल्यू थी बट 70 रुपये में बेच दिया, तो बताओ नुकसान में बेचा या फ़ायदे में बेचा? नुकसान में, है ना। 80 रुपये की चीज़ थी, 70 में बेच दी, तो नुकसान दे दिया 10 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको हो रहा है एक तरह से लॉस। कितने रुपये का? 10 रुपये का। तो इस 10 रुपये के लॉस को ही हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 शेयर थे, 100 रुपये का एक था, रिसीव कर लिए 50 रुपये, नॉट रिसीव हुए 30 रुपये और मांगे गए थे 80 रुपये। तो इसी से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीमियम का। प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम की एंट्री नहीं होती। अगर रिसीव नहीं होता तो एंट्री होती है। अब बताओ रिसीव हो गया कि नहीं हो गया? ये रिसीव हो गया है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल चुका है, हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट का मिल चुका है तो इसका मतलब क्या है? प्रीमियम का भी पैसा मिल चुका है। अब एंट्री क्या होगी? अब जब भी फोरफीचर की एंट्री होती है तो शेयर वैसे नॉर्मली क्रेडिट होते हैं, अब डेबिट होता है। एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब क्या है? जो पेड अप होता है। और टू देखो अनपेड, दो चीज़ें लिखनी होती है, एक पेड और एक अनपेड। पेड वाला जो शेयर फोरफीचर आ जाता है, अनपेड वाले को लिखते हैं उसके नाम से, जैसे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि शेयर कैपिटल में कितना रुपये आएगा? अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। आप ध्यान रखना कि कॉल्ड अप आपके पास 80 रुपये थे, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, कॉल्ड अप है 80 रुपये। तो देखो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप वैल्यू के हिसाब से 80 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, 8000। हमेशा शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, इसलिए हमने कॉल्ड अप वैल्यू निकाली। फोरफीचर मतलब पेड अप। पेड कितना करा है इसने? पेड करा है 50 रुपये। 50 इंटू 100, 100 शेयर थे तो 5000 रुपये हमें मिल गए। अनपेड कितना है? 30 इंटू 100, कितना नहीं मिला था? 30 रुपये, 3000 रुपये। तो ये तो पहली एंट्री होगी, बात समझ रही है? ये हो गई पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? री इशू की। दूसरी एंट्री हो रही है री इशू की। री इशू करते समय हमें पता चल गया कि हमने 10 रुपये का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। तो 10 रुपये के डिस्काउंट की एंट्री होगी, ध्यान रखना। तो हमारे पास जो पैसे आए हैं बैंक में वो 70 रुपये आए हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 70 रुपये से, है ना। 70 रुपये से 100 शेयर पर हमें पैसे मिल गए, कितने? 7000 रुपये। डिस्काउंट जो दिया है वो हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान को हम डेबिट लिखेंगे और इसकी जगह पर शेयर फोरफीचर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा हुआ था, इसी में से हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो शेयर फोरफीचर कितने रुपए से? 10 रुपये से। तो यानी कि 1000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। और टोटल शेयर कितने के थे? देखो 8000 के थे। टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए? 8000 रुपये। बात समझ आ रही है? ये एंट्री हो गई आपकी री इशू करने की। अब देखो री इशू के बाद ना क्या होता है कि ये हमारी ना इनकम होती है, ये हमारी इनकम होती है। ये जो हमने फोरफीचर कराया ना, जब्त कर लिया, ये 5000 रुपये कंपनी की इनकम हो गई। अब इनकम में से उसने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए का? 4000 का, 1000 का। तो बचे कितने? 4000 रुपये बचे। जो 4000 बचे ना वो आपके जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी अगली एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की।
तो एंट्री होगी। अब देखो ये सारी चीज़ें ना ये क्रेडिट हो रखी हैं। ये शेयर फॉरफीचर क्या हो रखा है, 4000 से क्रेडिट, 5000 से क्रेडिट था, 1000 से डेबिट हो गया, तो बचा कितना, 4000 का क्रेडिट। क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करना होता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। पेपर में इसका क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपके पास, 4000 रुपये, क्योंकि 5000 था, 5000 था, उसमें से 1000 रुपये माइनस हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास 3 एंट्री यहाँ पर होंगी। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को नोट कर लेना, और अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करवाएंगे। जब तक आप इन क्वेश्चनों को सही से समझिए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और अगर इनमें कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। 15 तारीख तक मैं बैक टू बैक आपके प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँगा। 15 तारीख को गारंटेड आप अच्छे स्कोर से, मतलब अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक आप इसे देखिए, और जो थ्योरी वाली थी वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।